आती है रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज तक मुझे हमेशा पिछले 3-3.5 साल से रिसर्च में आपको पढ़ा रही हूँ अलग अलग बैचेस में, और हमेशा मैंने एक चीज़ जो है वो कमेंट सेक्शन में नोटिस करी है कि मैम हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, वीडियो को भी 2-3 बार देख लिया, बट स्टिल जब हम लोग आप तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो तब तो ठीक लगता है, बट जब हम खुद से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमको ऐसा लगता है कि यार हमको रिसर्च नहीं आ रही है, या जो हमने पढ़ा है वो हम ढंग से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आज आप लोगों को एक छोटी सी ट्रिक सिखाती हूँ जिससे मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये होती है कि ज़्यादातर बच्चे रिसर्च के अंदर कॉन्सेप्ट्स को मगअप करने की कोशिश करते हैं। वो ये सोचते नहीं है कि क्या यहाँ पर बोलने की कोशिश कॉन्सेप्ट कर रहा है। वैसे तो देखो ये पूरी पढ़ाई में ही अप्लाई होता है कि आप लोगों को समझना है, बट यहाँ ये थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि रिसर्च एक कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि सिंपल यूनिट है, एक कॉम्प्लिकेटेड यूनिट है। तो जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी जिन्हें रिलेट करके समझ के पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने इमेजिन करिएगा कि हाइपोथेसिस पढ़ा, तो जब आपने हाइपोथेसिस पढ़ा और आप उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि हाइपोथेसिस आप पूरी तरीके से समझें कि क्या क्या यहाँ पर बहुत बातें होती है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तभी आप जाके डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बनेंगे या आप उसे अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो इंटीग्रेटेड कॉन्सेप्ट्स के आते हैं। किसी भी एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आता है ऐसा नहीं होता है। आप 2-4 चीज़ों को मिक्स करके, 2-4 कॉन्सेप्ट्स को मिक्स करके आपका सवाल बन रहा है। तो आपके लिए ज़रूरी है कि पहली बात तो आप अच्छे से समझें कि क्या क्वेश्चन के अंदर बोला जा रहा है और जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो उसका मीनिंग क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हमेशा आपको वाइब मैचिंग के ऊपर काम करना आना चाहिए। ये एक छोटी सी ट्रिक है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं, बट अगर आप समझ पाओ तो मैं आपको समझा सकती हूँ कि क्वेश्चन के और ऑप्शंस के वाइब मैच करना बहुत ज़रूरी है। इसे हम लोग डीप लर्निंग के अंदर भी पढ़ते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन जिस सेंस के अंदर है, क्या पॉजिटिव बात पूछ रहा है, नेगेटिव बात पूछ रहा है, उसी सेंस के अंदर आपके ऑप्शंस को भी एलिमिनेट करो कि कौन कौन से पॉजिटिव है, कौन कौन से नेगेटिव है। इसी थ्योरम पर बेस्ड या बेसिकली इसी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में 9 PM मैं अभी रिसर्च आप लोगों के लिए लेके चल रही हूँ। आज भी मैंने हाइपोथेसिस का वीडियो बनाया है, कल भी आप लोगों के लिए हाइपोथेसिस का वीडियो बना रही हूँ, टेस्टिंग वाला भी। तो अगर आप लोगों को देखना है कि वो ट्रिक मैं कैसे अप्लाई करती हूँ तो वीडियो जरूर देखिएगा। गुड लक। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। नल हाइपोथेसिस फॉर द टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन is generally stated as H0 where mu1 is not equals to mu2, where mu1 and mu2 are the population means of the two population respectively। यानी कुल मिला के क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के यहाँ पर आप लोगों के सामने पूछा गया है। क्वेश्चन जो है वो नल हाइपोथेसिस से आप लोगों के लिए रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, और ये चीज आप सभी लोगों को पता भी है कि नल हाइपोथेसिस का क्या बेसिक मीन होता है, क्या चीजें यहाँ पर होती है। आगे देखो, स्टेटमेंट नंबर 2 ये कह रहा है कि व्हेन सैंपल हैपेंस टू बी स्मॉल एंड पॉपुलेशन वेरिएंट्स आर नॉट नोन बट अज्यूम्ड टू बी इक्वल देन जेड टेस्ट इज एम्प्लॉयड फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस। पहला स्टेटमेंट अगर आप लोग देखो ना, तो पहला स्टेटमेंट किस पर बात कर रहा है कि आप लोगों की नल हाइपोथेसिस जो है वो हम लोग फॉर टेस्टिंग ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन इज जनरली स्टेटेड एज कि अगर mu1 इज नॉट इक्वल्स टू mu2 देन mu1 एंड mu2 जहां पर आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है। हमेशा याद रखेंगे कि आप लोगों की जो नल हाइपोथेसिस है, जैसा मैंने कहा, अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को सही करके आ सकते थे। जो बच्चा इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग लगाएगा, मीन का मतलब निकालने की कोशिश करेगा, ये है वो है, यहां पर उससे कोई लेना देना नहीं है। मीन मतलब होता है एवरेज, ज्यादातर लोगों का क्या मानना है, और ज्यादातर लोगों के मान्यता पे बात की जाए तो नल हाइपोथेसिस के अंदर वो सब कुछ सेम मान के चलते हैं। यानी कुल मिला के जो नल हाइपोथेसिस होती है उसमें mu1 माइनस mu2 जो होता है वो 0 के बराबर होता है। अगर mu1 माइनस mu2 0 के बराबर होगा मतलब mu1 बराबर mu2 होगा, जबकि क्वेश्चन में नॉट इक्वल्स टू गिवन था। यानी स्टेटमेंट नंबर 1 मेरा हो जाएगा फॉल्स। समझ में आया? अगर आपको बेसिक्स ऑफ नल हाइपोथेसिस भी पता है तो भी आप ये चीज करके आ सकते थे कि यहां पर हर चीज को समान लिया जाता है, मैम इक्वल लिया जाता है और कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब बात आ जाती है नेक्स्ट है आप लोगों के लिए क्या हाइपोथेसिस टेस्टिंग को लेकर बातचीत की जा रही है। देखो, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को अगर मैं बात करूं तो कुल मिला के मेरे पास में 2 तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसको मैं बोलती हूं पैरामेट्रिक टेस्टिंग, और एक हमारे पास में होते हैं नॉन पैरामेट्रिक। जैसे कि सबसे बेसिक टाइप का टेस्ट होता है आपका स्टूडेंट टी टेस्ट, ठीक है। देन आप लोगों के पास में जेड टेस्ट, देन आपके पास में एफ टेस्ट, देन आप सभी लोगों के पास में अनोवा,
है ना, आपके पास में होता है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों के लिए यहां पर जो है वो पियर्सन कोरिलेशन, ये सब के सब पैरामेट्रिक टेस्टिंग के अंदर आते हैं। नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो सबसे फेमस आप लोगों का है काई स्क्वायर टेस्टिंग, जो कि आप लोगों के लिए नॉन पैरामेट्रिक टेस्टिंग में आता है। इसके अलावा आप सभी लोगों के लिए जो स्पीयरमैन कोरिलेशन टेस्ट होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी आप सभी लोगों के लिए नॉन पैरामेट्रिक ही होता है। सबके कुछ कुछ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका जो सैंपल साइज है वो 30 से छोटा होता है तो हम ज्यादातर कौन सा लगाते हैं, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। और ये आता किस लिए, मीन कंपैरिजन के लिए ही आता है। अगर मुझे चीजों की मीन वैल्यू कंपेयर करनी है तो मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट टी टेस्ट लगाती हूँ जहां पर सैंपल साइज छोटा होता है। वहीं अगर आप लोगों का सैंपल साइज बड़ा हो 30 से तो हम कौन से टाइप की टेस्टिंग लगाते हैं, कोई मुझे बता सकता है क्या? अगर मेरा सैंपल साइज बड़ा हो तो मैं किस पर जा सकती हूं, मैं जेड टेस्ट पर जा सकती हूं। ठीक है ना, यहां पर वेरिएंस की बातें भी आना स्टार्ट हो जाती है। अगर इमेजिन करिएगा कि मुझे दो सैंपल के, दो या दो से ज्यादा सैंपल के मीन का कंपैरिजन करना है तो उसके लिए अगर बेस्ट टेस्ट मुझे पूछा जाए कौन सा होता है तो वो होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट, उसके लिए बेस्ट होता है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस टेस्ट उसके लिए बेस्ट होता है। ऐसे कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप सभी लोगों को यहाँ पर याद रखने हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट नंबर 2 में ये बोल रहा है कि आप सभी लोगों को ये बताना था कि व्हेन सैंपल हैपेंस टू बी अ स्मॉल सैंपल, स्मॉल सैंपल पे ध्यान दे, and population variants are not known but assumed to be equal, तब हम Z टेस्ट लगाते हैं। क्या ये बात सही लिखी है? देखिए मैम, स्मॉल सैंपल, सबसे पहली बात तो यहीं पे ये स्टेटमेंट आप लोगों का गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो स्मॉल सैंपल होती है हम उस पर Z टेस्ट नहीं लगाते, हम लोग स्टूडेंट टी टेस्ट लगाते हैं। अब वो वन टेल्ड लगा रहे हो, टू टेल्ड लगा रहे हो, पेयर्ड लगा रहे हो, अनपेयर्ड लगा रहे हो, वो अलग बात है। बट आता कौन सा है स्मॉल सैंपल के लिए? टी टेस्ट। समझ में आया? यानी कि ये जो स्टेटमेंट है क्या ये भी मेरे लिए गलत है? बिल्कुल आपके लिए मैम गलत स्टेटमेंट है।